So continuing with the applications of Gauss law, today we will see how to apply Gauss law to find electric field that is due to a linear charge. एक लाइन चार्ज पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज पर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके आसपास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लाइन चार्ज का मतलब पहले समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल पर ऐसे चार्ज फैला हुआ है, पूरे लाइन पर चार्ज फैला हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी नेचर का हो सकता है, ठीक है। इस पेंसिल के ऊपर मान लो कि चार्ज फैला हुआ है, तो गॉस लॉ को हम अप्लाई कर पाएंगे लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तभी जब ये लीनियर चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का हो। मतलब ये पेंसिल का ये अपर एंड और ये लोअर एंड दोनों इन्फिनिटी तक अगर जा रहे हों तभी हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर फाइनाइट साइज़ का कोई लीनियर चार्ज है, जैसे कि ये पेंसिल, ये फाइनाइट साइज़ का, इसका इतना चार्ज, इतना लेंथ है, अगर फाइनाइट साइज़ का होता तो हम ये काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। फाइनाइट साइज़ के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम गॉस लॉ यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो अगर फाइनाइट साइज़ का है तो उसके लिए कैसे किया जाएगा ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में बस इतना ही है कि एक इनफाइनाइट साइज़ का वायर या कोई भी लाइन है जिसके ऊपर चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग, सपोज इस लाइन चार्ज के पास में यहाँ पर जहाँ ये मेरा फिंगर है, फिंगर टिप पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो हम गॉस लॉ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट साइज़ का होगा तो गॉस लॉ यूज़ नहीं करेंगे। तो कैसे गॉस लॉ यूज़ करेंगे? इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो गॉस लॉ कैसे यूज़ होगा। तो पहले हम एक मान लेते हैं, एक लीनियर चार्ज इस तरह से है, एक लाइन है जिस पर चार्ज फैला हुआ है। तो सपोज ये हमारा लाइन है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है और ये इनफाइनाइट साइज़ का है, ठीक है। यानी कि इसका जो अपर एंड है वो इन्फिनिटी तक जाता है और लोअर एंड है ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। इनफाइनाइटली इस पर चार्ज फैला हुआ है, ऐसे दोनों एंड में अप टू इन्फिनिटी जा रहा है और इसके ऊपर चार्ज है। तो सपोज ये हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ऐसे पॉजिटिव चार्ज इस लाइन के ऊपर फैला हुआ है, ठीक है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस आइडेंटिफाई करना होगा जो इस लाइन चार्ज के लिए गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए काम आएगा। तो गॉसियन सरफेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ चार्ज है सरफेस के सभी पॉइंट्स उस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है और E.ds जब हम करते हैं तब इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होने की वजह से कॉमन आ जाता है। तो इस केस में ऐसा गॉसियन सरफेस हमें पता लगाना है जो लाइन चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर उस सरफेस के सारे पॉइंट्स आ जाएं, ऐसा सरफेस हमें पता लगाना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? आइडेंटिफाई गॉसियन सरफेस। तो इस केस में गॉसियन सरफेस होगा कैसा? एक सिलिंड्रिकल सरफेस को इमेजिन करें जो इस लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस का काम कर सकता है। तो इसके लिए एक एनालॉगस सिचुएशन मेरे पास है, इसको अगर समझ सकते हैं तो ज़रा ध्यान से देखें। देखो ये एक सीडी का पैकेट जो आता है, सीडी का पैकेट इस तरह से रहता है, तो इसको हमने एक एनालॉगस सिचुएशन समझने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह से ये सीडी का पैकेट आता है, सभी ने देखा होगा मार्केट में। तो अगर हम इसका कवर रिमूव कर दें तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सपोज़ कि इस लाइन पर चार्ज है और
ये भले ही इस केस में ये हमारा CD के कवर में भले ही ये फाइनाइट लेंथ का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको इमेजिन करो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। ये एंड इसका इन्फिनिटी पे ऊपर चला गया और दूसरा एंड इधर ये इन्फिनिटी तक नीचे चला गया। मतलब ये लाइन इतना बड़ा नहीं है, ऐसा इमेजिन करो कि ये इनफाइनाइट साइज़ का है। ठीक है, तो इस लाइन से यहाँ चार्ज है, तो इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट्स सब तरफ होंगे, सभी तरफ इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट्स होंगे। और अगर हम उन सभी पॉइंट्स को जॉइन करते हुए एक सरफेस बनाएंगे तो वो सरफेस कुछ कुछ इस तरह का होगा, जैसे हम CD के ऊपर एक कवर लगा देते हैं। ठीक है, तो वो जो सरफेस आएगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक, तो बीच में दिखाई दे रहा है लाइन, और ये जो ट्रांसपेरेंट कवर है यही वो सिलिंड्रिकल सरफेस है जो हमारे लिए गॉसियन सरफेस का काम करेगा। The only difference between our actual case in the theory and this analogy is that ये जो अंदर लाइन दिखाई दे रही है ये सिर्फ इतनी बड़ी नहीं है, ये इनफाइनाइट साइज की ऐसे ऊपर भी गई है और नीचे भी अप टू इन्फिनिटी गई है, बस इतना डिफरेंस है। तो उस इनफाइनाइट साइज के लाइन का सिर्फ एक पार्ट इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ पाएगा, बिकॉज इनफाइनाइट साइज का गॉसियन सरफेस हम नहीं बनाएंगे। एक गिवन लेंथ का एक हम आर्बिट्ररली एक लेंथ सेलेक्ट कर लेंगे, L लेंथ, उस लेंथ का हम ये सिलेंडर बनाएंगे। तो L लेंथ का अगर हमने सिलेंडर बनाया तो उस इनफाइनाइट साइज का लेंथ का जो वायर है उसका भी L लेंथ ही इस गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा। ठीक है, एक्चुअल लेंथ उस लाइन चार्ज का तो इनफाइनाइट है, बट हम जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, उसके अंदर उतना ही वायर आएगा जितना इस गॉसियन सरफेस का लेंथ होगा। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हमने बना लिया, ये सिलिंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस का काम करेगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस ही गॉसियन सरफेस नहीं होगा, ये जो दोनों साइड में इस तरफ जो प्लेन सरफेस है और नीचे जो प्लेन सरफेस है ये भी हमें इमेजिन करना होगा, बिकॉज गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज ए क्लोज्ड सरफेस। हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस को ले लेंगे तो वो क्लोज्ड नहीं होगा। थ्योरी के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस हैज़ टू बी क्लोज्ड, तो बोथ साइड में जो प्लेन सरफेस है उसको भी हमें इमेजिन करना है। ठीक है, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। तो अब डायग्राम में इसको बना लेते हैं। तो सपोज हमारा जो गॉसियन सरफेस था उसके जो दोनों क्लोज्ड एंड्स थे, ये हमारे गॉसियन सरफेस के क्लोज्ड एंड्स सपोज ऐसे थे। ये इधर का प्लेन सरफेस हुआ और ये इधर का प्लेन सरफेस हुआ और ये हो जाएगा सिलेंडर का साइड्स। ठीक है, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया। ठीक है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, वो पॉइंट इसी गॉसियन सरफेस पर होना चाहिए। द सरफेस मस्ट इंक्लूड द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो सपोज़ यहाँ पर हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट का लाइन चार्ज से जितना डिस्टेंस होगा, मान लो कि ये डिस्टेंस है r डिस्टेंस, तो r रेडियस का ही हमें सिलेंडर बनाना होगा। ठीक है, तो हमने r रेडियस का ही सिलेंडर क्यों बनाया, जिससे कि P पॉइंट गॉसियन सरफेस पर आ जाए। ठीक, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया गॉसियन सरफेस वाला। और दूसरा स्टेप क्या होगा कि P पॉइंट पर ds एरिया एलिमेंट बनाए और ds वेक्टर बनाए, और उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका कितना डायरेक्शन है, एंगल कितना है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें P पॉइंट पर हम अब बनाएंगे एक एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट। ये हमारा एरिया एलिमेंट हो गया P पॉइंट पर। ठीक है, और अब क्या करना है, P पॉइंट पर हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, सिलिंड्रिकल सरफेस पर अगर तुम जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है उस पर अगर नॉर्मल डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाया जाए तो वो ऑब्वियसली सिलेंडर के रेडियल लाइन के अलोंग ही आएगा। ठीक है, तो अगर एक सिलेंडर को इमेजिन करें और उसकी सरफेस पर अगर हमें एक वेक्टर बनाए, ये हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस था और इसी सिलिंड्रिकल सरफेस पर हमारा P पॉइंट था। सपोज यहाँ पर हमारा P पॉइंट था इस जगह पर, तो P पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्मल बनाएंगे तो वो ऐसे आएगा। और अगर साइड से देखें तो ये नॉर्मल कैसा होगा, ये सिलेंडर के
रेडियल लाइन के अलॉन्ग होगा। ठीक है, ये जो काला पेन हमने यूज़ किया है ये क्या है, ये सिलेंडर के सरफेस के किसी पॉइंट पर नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कैसे आएगा, रेडियल लाइन पर आएगा। ठीक, अगर टॉप व्यू इसका देखा जाए, इस डायग्राम का टॉप व्यू, तो ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, रेडियल लाइन के अलॉन्ग ये सरफेस वेक्टर जाएगा। टॉप व्यू अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का, चलो ऐसे दिखा देते हैं, इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, ये। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाएंगे तो वो भी लाइन चार्ज से अवे डायरेक्शन में होगा और सिलेंडर के रेडियल लाइन के अलॉन्ग ही आ जाएगा। तो अगर साइड से देखें फिर से, तो ये हमारा एरिया वेक्टर एट पॉइंट P का डायरेक्शन होगा और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। ठीक, तो अब डायग्राम में देखते हैं इसको। तो P पॉइंट पर अगर एरिया वेक्टर बनाते हैं तो वो रेडियल लाइन पर आएगा और किस तरह से आएगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाएंगे लाइन चार्ज से दूर की तरफ जाते हुए एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी कैसा आएगा, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एरिया वेक्टर था वो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। तो अब तीसरा काम क्या होगा कि इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये हमें पता लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट ds एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो d फाई विल बी E डॉट ds। तो E और ds क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो E ds cos 0, तो इट बिकम्स E ds। ठीक है, तो E ds हमने कर लिया, ये हो गया फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब अगला स्टेप होता है कि पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस, पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि गॉसियन सरफेस सिर्फ सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस नहीं है, बल्कि जो दोनों साइड में प्लेन सरफेस है सिलेंडर का, गॉसियन सरफेस कैसा है हमारा, सिलेंड्रिकल शेप का। तो इसमें ये जो प्लेन साइड्स हैं ये भी गॉसियन सरफेस का ही पार्ट है, तो इनको हमें इग्नोर नहीं करना है, इनको भी इंक्लूड करेंगे तभी हमारा गॉसियन सरफेस क्लोज्ड माना जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस फाई, इसमें दो पार्ट होंगे। दो पार्ट क्या होंगे कि कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, प्लस जो फ्लैट सरफेस है यानी कि प्लेन सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। दोनों को जब हम इंक्लूड करेंगे तभी हमारा क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमें मिलेगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स कैसे मिलेगा, ये जो इक्वेशन 1 में आया है इसको हम पूरे कर्व्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जो फ्लक्स आया ई डी एस, वो ds क्या था, वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस का एक पार्ट था। तो जब हम इक्वेशन 1 वाले ई ds को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स मिलेगा। प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो भी देखना है। ठीक है, तो अब डायग्राम को देखें, प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो प्लेन सरफेस का ये जो एरिया है, सपोज ये एरिया है A और ऐसे ही इस तरफ भी एरिया है A, तो इस A एरिया के लिए अगर हम एरिया वेक्टर बनाते हैं तो वो एरिया वेक्टर किस तरह से आएगा, तो सपोज ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया इस सरफेस के लिए। ठीक है, इस प्लेन सरफेस के लिए। सिमिलरली यहाँ पर एरिया वेक्टर बनाएंगे नीचे वाले प्लेन सरफेस के लिए तो वो ऐसे आ जाएगा। तो ये तो एरिया वेक्टर हुआ। अब अगर हम इन्हीं प्लेन सरफेस पर अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो लाइन चार्ज में सभी जगह रेडियली आउटवर्ड है, यहाँ भी ऐसे है। अगर चाहें तो इधर लेफ़्ट साइड में भी बना सकते हैं, किसी भी साइड में बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें इस बॉटम वाले प्लेन सरफेस पे, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस केस में, प्लेन सरफेस के केस में, एरिया वेक्टर के साथ
90 डिग्री पर है। ये हमारा एरिया वेक्टर है ए। और अगर बॉटम वाले एरिया वेक्टर के लिए देखें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्लेन सरफेस होगा उसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पेनिट्रेट करके पास नहीं होगा। अगर इमेजिन करें कि ये हमारा सिलेंडर था, ये सिलेंडर है और अंदर जो लाइन है इससे इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, रेडियल डायरेक्शन में सब तरफ, इस तरफ भी है, ऐसे भी है और ऐसे बैक साइड में भी है, ठीक है। सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है बट रेडियल डायरेक्शन में। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन सरफेस को भी इंटरसेक्ट करता है? देखें, ये प्लेन सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करता है। देखो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, प्लेन सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ जो कर्व्ड सरफेस है उसी को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ऊपर में जो टॉप वाला जो प्लेन सरफेस है उसमें भी सरफेस के पैरेलल हो जाने की वजह से ये सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो सिलेंडर के दोनों प्लेन सरफेसेस हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करता है, यानी कि प्लेन सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होता है। फ्लक्स तभी हम कहेंगे जब सरफेस को पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज जा रहे हैं, ठीक है। और मैथमेटिकली अगर देखें तो प्लेन सरफेस के लिए कितना फ्लक्स होगा? अगर हम यहाँ पर प्लेन सरफेस के लिए फ्लक्स लिखें, प्लेन सरफेस के लिए फ्लक्स, तो क्या लिखेंगे? ई डॉट ए लिखेंगे और ई और ए के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो हो जाएगा ई ए कॉस 90 और कॉस 90 हो जाएगा 0। यानी कि मैथमेटिकली भी हम ये देख सकते हैं कि सिलेंडर के प्लेन सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें पूरे गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स लिखना है तो उसे दो पार्ट्स में लिखना होगा, क्योंकि दोनों जगह, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था स्फेरिकल गॉसियन सरफेस था तो एक ही जैसा सरफेस था, एक बार में ही हम इंटीग्रेट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसमें दो तरह के सरफेस हैं, एक कर्व्ड पार्ट है सरफेस का और एक प्लेन पार्ट है। तो कर्व्ड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल की वैल्यू अलग है, 0 है, जैसा अभी हमने इसमें देखा। और प्लेन सरफेस के लिए जब हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो उनके बीच में एंगल आता है 90 डिग्री। तो इसीलिए हम एक बार में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें दो पार्ट में इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो अब देखें आगे। तो प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है और कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये देख लें। तो प्लेन सरफेस से जो टॉप वाला जो सिलिंड्रिकल सरफेस में ये वाला सरफेस है ऊपर वाला, इसके लिए अगर हम फ्लक्स लिखें तो क्या होगा? ई डॉट ए, और ई डॉट ए क्या हो जाएगा? ई ए कॉस पाई बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 2 इज 0, देयरफॉर दिस फ्लक्स इज 0। सिमिलरली अगर हम इस नीचे वाले सरफेस के लिए भी लिखते हैं तो उसके लिए भी फ्लक्स, इसको हम फाई प्लेन 1 लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं फाई प्लेन 2। तो इसके केस में भी जब हम ई डॉट ए लिखेंगे तो आएगा ई ए कॉस पाई बाई 2, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लेन सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। तो अब हम वापस अपने स्टेप नंबर 4 की जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ठीक है। सो हाउ मच इज द टोटल फ्लक्स? Therefore phi e, that is total flux passing through the whole Gaussian surface। तो यहाँ पर था क्या? कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है प्लस प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो कर्व्ड सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ई डी एस को इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर हम क्लोज्ड सरफेस वाला साइन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए ई डॉट डी एस किया जा रहा है और अगर हम उसमें से प्लेन वाला हटा दें तो वो क्लोज्ड नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ क्लोज्ड वाला साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे कर्व लिख देंगे इंटीग्रेशन में। और प्लेन के लिए हमने देख लिया है कि फ्लक्स 0 आ रहा है। तो अब आगे क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह एक जैसा था तो वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा कर्व्ड और यहाँ रहेगा डी एस। यानी कि कर्व्ड सरफेस के लिए तुम्हें डी एस को इंटीग्रेट करना है। तो कर्व्ड सरफेस के लिए ds का मतलब हुआ कि कर्व्ड सरफेस का एक छोटा एरिया एलिमेंट। तो जब हम सारे ds को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें कर्व्ड सरफेस का
एरिया मिल जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो अब देखें ज़रा डायग्राम में। तो इस सिलेंडर का रेडियस हमने मान लिया था r, और जैसा डिस्कशन अभी किया था कि ये सिलेंडर एक फाइनाइट लेंथ का है, जो हमारा लाइन चार्ज है वो तो इनफाइनाइट लेंथ का है, बट ये जो सिलेंडर है उसको हमने फाइनाइट लेंथ का ले रखा है, एल लेंथ का मान लो हमने सिलेंडर लिया था। ठीक है, तो अगर एल लेंथ का सिलेंडर है तो इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होगा, तो E और ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया दैट इज 2 पाई RL। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंप्लीट गॉसियन सरफेस। ठीक है, E इंटू 2 पाई RL। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस कैलकुलेटेड फ्लक्स को हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स आता है उसके बराबर रखेंगे, उसके इक्वल करेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना फ्लक्स आ रहा है वो लिखा जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 is according to Gauss law. How much flux passes through the Gaussian surface? Phi E is 1 by epsilon naught Q net enclosed. What is Q net enclosed? Q net enclosed is the charge which is inside the Gaussian surface. Only the charge which is included by the Gaussian surface. ये हमारा लाइन चार्ज तो इनफाइनाइट है, ये ऊपर इन्फिनिटी तक चला गया और इधर भी इन्फिनिटी तक चला गया, तो इस पर टोटल चार्ज तो मान लो प्लस क्यू था, लेकिन हमें सिर्फ उतना चार्ज लेना है जितना इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर आया। ठीक है, पूरे सरफेस का चार्ज हमें नहीं लेना है, सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आया उतना लेना है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे तुम्हें याद होगा कि पिछले वाले एप्लीकेशन में हमने क्या किया था कि जब स्फेयर के अंदर पूरे वॉल्यूम में चार्ज रहता था तो कैसे किया था कि हमने यूनिट वॉल्यूम का चार्ज पता कर लिया था, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना है, फिर गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना चार्ज है ये हमने यूनिटरी लॉ से पता कर लिया था। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ क्योंकि लाइन पर चार्ज फैला हुआ है इसलिए हम लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, देयरफॉर चार्ज on how much length we need, L length, charge on L length of the line charge, लाइन चार्ज के L लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है, तो वही हो जाएगा क्या, Q नेट एनक्लोज्ड। ठीक है, Q नेट एनक्लोज्ड हो जाएगा कितना, अगर यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू L। क्लियर, सो ये लैम्डा इंटू L will be our net charge enclosed in the Gaussian surface. Therefore, from equation 3 से phi e कितना हो जाएगा, 1 by epsilon naught lambda L. This will be our flux according to Gauss law. तो flux according to Gauss law and flux calculated दोनों को अब हम इक्वेट कर देंगे। तो फ्लक्स कैलकुलेटेड था हमारा इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 और 5 की हेल्प से हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 5, 2 में कितना आ गया था फ्लक्स, E इंटू 2 पाई RL, और अभी हमारा 5 में जो फ्लक्स आया है दैट इज़ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू L। ओके, सो लैम्डा इंटू L में ये जो L है ये बोथ साइड में हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हाउ मच, लैम्डा बाई R। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया R डिस्टेंस पर, इस लाइन चार्ज से R डिस्टेंस पर, ये P पॉइंट था R डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये R डिस्टेंस किसी भी साइड में हो सकता है,
लाइन चार्ज के लेफ़्ट साइड में भी हो सकता है, ऐसे बैक साइड में भी हो सकता है, सभी तरफ। तो सभी तरफ जो r डिस्टेंस वाले पॉइंट्स होंगे सब जगह इतना फील्ड होगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कोई चाहे तो डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता है। जैसे अगर किसी को लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के टर्म्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का मतलब होता है ये k इक्वल टू 1/4πε0। अगर तुम्हें यहाँ पे k इक्वल टू 1/4πε0 लाना ही है ज़बरदस्ती, तो क्या करोगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/4πε0 और इधर हो जाएगा 2 λ/r, तो इसको k लिख देंगे। तो E इक्वल टू हो जाएगा k 2 λ/r, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू 2k λ/r। बस तुम्हें ये याद रखना होगा कि k क्या चीज़ है। k है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज हमने निकाल लिया है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन भी है कुछ। वो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि इस पर ध्यान दें, r के पावर पर दोनों ही केसेस में। तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के केस में 1/r के प्रोपोर्शनल है, जबकि कूलम्स लॉ में और जो स्फेयर वाले केसेस थे, स्फेरिकल शेल हो चाहे सॉलिड स्फेयर हो, उनके केसेस में फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में E प्रोपोर्शनल टू 1/r² आया था, जो कि कूलम्स लॉ से मैच करता था। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यही कूलम्स लॉ बोलता है। तो इस केस में तो मैच कर रहा है, बट ये लाइन चार्ज के केस में मैच क्यों नहीं कर रहा है? लाइन चार्ज के केस में r⁻⁻1 आया, जबकि स्फेयर के केस में आया -2, r⁻⁻2 के प्रोपोर्शनल आया। तो कूलम्स लॉ तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/r², बट हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है? प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो क्या कूलम्स लॉ यहाँ पर वायलेट हो रहा है? Is Coulomb's law getting violated in this case? Because according to Coulomb's law, electric field has to be proportional to 1/r², but 1/r² के proportional इस केस में नहीं आ रहा है, इस केस में आ रहा है E proportional to 1/r। So why it is so? Is it incorrect? Is it violating Coulomb's law? Or it is correct, but there is some explanation कि ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि इसमें एक फील्ड ऑफ व्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है सपोज कोई पोल है, किसी फील्ड में प्लेग्राउंड में एक पोल लगा हुआ है। अगर हम पोल के बहुत ज़्यादा पास चले जाएं, एकदम पास में, या मान लो कि ये पेन ही है मेरे पास, अगर हम इस पेन को अपने आँख के बहुत पास रखें, ऐसे एकदम नज़दीक में, तो हम इसका एक बहुत छोटा पार्ट ही देख पाते हैं। ए स्मॉल पार्ट ओनली इज इन आवर फील्ड ऑफ व्यू। हमारे फील्ड ऑफ व्यू में इसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट आता है, ठीक है। तो जब हम कम डिस्टेंस पर होते हैं, लाइन चार्ज से कम डिस्टेंस पर, तो हमारे फील्ड ऑफ व्यू में कम चार्ज आएगा। और जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, तुम प्लेग्राउंड में जो पोल लगा है उससे जैसे जैसे दूर जाओगे तो तुम्हारे फील्ड ऑफ व्यू में और ज़्यादा चार्ज आने लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा चार्ज आने का मतलब है कि तुम्हारा जो गॉसियन सरफेस है उसका लेंथ भी तुम पहले से ज़्यादा ले सकते हो। तो गॉसियन सरफेस का लेंथ अगर ज़्यादा लोगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज था उसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी? λ/L। तो अगर फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा तो ये लैम्डा की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। अगर लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो क्यू नेट एनक्लोज्ड भी इंक्रीज़ होगा, और क्यू नेट एनक्लोज्ड अगर इंक्रीज़ होगा यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के लेंथ जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ेगा, तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ने से गॉसियन सरफेस की लेंथ बढ़ेगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। E प्रोपोर्शनल टू L, जैसे जैसे दूर जाएंगे E प्रोपोर्शनल टू L होगा। और ये L क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये R पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी लीनियरली,
और r जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी लीनियरली। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस बढ़ने से, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ रहा है। तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो E प्रोपोर्शनल टू 1/r आया है ये सही है, क्योंकि एक r जो न्यूमरेटर में भी आ रहा है वो डायरेक्टली मैथमेटिकली तुमको नहीं दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर में भी r आ रहा है। ये फील्ड ऑफ व्यू के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल आ रहा है वो कहाँ है r, वो r है न्यूमरेटर में। तो उस न्यूमरेटर वाले r की वजह से डिनोमिनेटर में जो r है उसका एक पावर डिवाइड हो जाता है और हमें सिर्फ एक पावर ही डिनोमिनेटर में दिखाई देता है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि न्यूमरेटर में r के प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो एक पावर r का यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, इसीलिए अल्टीमेटली हमें रिजल्ट में एक ही पावर मिलता है। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर डिस्कशन करते हैं तो हमारा ये रिज़ल्ट एकदम सही आता है, और अगर हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करेंगे तो भी सही आएगा। डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे चेक करेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखें E इक्वल टू 1/2πε0 λ/r, ये हमारा आया। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस जब करोगे तो लेफ्ट साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे और इस साइड में यहाँ पर लैम्डा का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे और यहाँ पर r का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, और ये भी डायमेंशनलेस नहीं है, इसका भी कुछ डायमेंशन है। तो जब डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो ये तुम्हारा काम है, इसको करके देखना अपने आप से, डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी ये सही आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अभी एक और एप्लीकेशन बाकी है कि अगर एक थिन चार्ज शीट हो, एक पतली शीट हो, जैसे कि ये पेपर है, ये पेपर अगर हो, इस पर अगर चार्ज हो पूरे में फैला हुआ, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही और इसको रिवाइज कर लें। हेलो फ्रेंड्स, all this beautiful wonderful video editing you see in the video is done by my student Aryan Raj Shaw, and how wonderfully he does the things you can see in these videos. Thumbs up to him.